डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि डेटा साइंस का हम डिस्कस कर रहे थे उसकी सेकेंड टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो कि पूरी डेटा साइंस का एक क्रक्स है, जिसके अंदर हमने हर एक स्टेप जो हम डेटा साइंस लाइफ साइकिल के अंदर फॉलो करेंगे उसके हर स्टेप को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर ये वाली चीज जो है वो नॉट ओनली फॉर दिस बुक, इट इज आल्सो यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ द डेटा साइंस क्वेश्चन। आप किसी भी तरह का डेटा ले लें, उसके ऊपर अगर ये वाले स्टेप्स ये फॉलो करेंगे, एक्चुअली हम इसको डेटा साइंस से ज्यादा एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डेटा एनालिसिस। ये डेटा एनालिसिस, बिकॉज द डेटा एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ द डेटा साइंस। तो हमने एक्चुअली सारा डेटा एनालिसिस करना है और उसी को उसने डेटा साइंस लाइफ साइकिल कहा हुआ है। अब हम उसको देखते हैं। टोटल इसके 6 स्टेप्स हैं। हम उन स्टेप्स को ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि मैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लेकर चलूंगा। एक एग्जांपल जो आपकी बुक ने दी हुई है, आपकी बुक ने जो एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट के लिहाज से दी हुई है। हम एक एग्जांपल करेंगे, एक कैंसरस पेशेंट, आप उसको जहन में रखें। उसका अगर हमने एक मॉडल ट्रेन करना हो और उसकी वैलिडेशन चेक करनी हो तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, या फिर जो है वो हमारे पास हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा सेट के ऊपर डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी हम हर स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ डीएसएलसी क्या आते हैं, यानी कि आज का हमारा क्वेश्चन है डेटा साइंस लाइफ साइकिल क्या है। तो मैंने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया कि अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर कोई सा भी, तो वो भी आप डिस्कस कर सकेंगे। और अगर आपको लॉन्ग आ जाता है, पूरा एज अ होल लॉन्ग आ जाता है, फिर आपने क्या लिखना है, या अगर आपको एक स्टेप लॉन्ग के तौर पर आ जाता है तो फिर आपने कैसे लिखना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वक्त जब मैं ये आपका टॉपिक बना रहा था तो उस वक्त मेरे माइंड में ये आ रहा था, देखिए बेटा, जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली किसी भी टूल के अंदर, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो हमारे पास कोलैब हो, उसके अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा माइंडसेट कोई और होता है। जब आप जिसने बंदे ने काम नहीं किया होगा, लेट्स से आप स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी नहीं देखा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो आपको बहुत डीपली चीजें अंडरस्टैंड नहीं हो सकेंगी। लिहाजा आपकी बुक ने आपको थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अगर जब हम अब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तब क्लियर होते हैं। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके लिए अधूरा रह जाए तो इसका कतई मकसद नहीं है कि आपको समझ नहीं आई, बल्कि उसका यह है कि आपने इसको प्रैक्टिकली नहीं देखा, इस वजह से आपको वो चीज जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आई होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी भी स्टूडेंट ने परेशान नहीं होना कि हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा। बहरहाल आई विल ट्राई, बिकॉज मैंने खुद ये सारी चीजें प्रैक्टिकल कर देखी हुई हैं, इस वजह से मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकूंगा कि कहां पर कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास कोई भी डेटा सेट है, हमने कोई प्रॉब्लम फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर ही हम उसके ऊपर डेटा एनालिसिस करेंगे, फिर ही हम उसके ऊपर डेटा साइंस अप्लाई करेंगे, या डेटा साइंस का लाइफ साइकिल जो है वो उसके ऊपर चलेगा। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग, और उसके अंदर हम 2 चीजें देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, और डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पेशेंट आता है, हमने ये बताना है कि क्या इस पेशेंट को कैंसर है या कैंसर नहीं है, दैट इज डिफाइनिंग ऑफ। मैंने डिफाइन कर लिया अपने प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई क्या करना है कि वेदर द पेशेंट हैज कैंसर पेशेंट और नॉट कैंसर पेशेंट, यानी कि ये चीजें दोनों आपस में बड़ी क्लोज होती हैं, आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना। फिर सेटिंग द क्लियर ऑब्जेक्ट्स, हमने उसी प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर ही अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने हैं कि भाई अगर हमने अपना कोई मॉडल बनाना है जो ये बता सके कि ये पेशेंट जो है वो कैंसर वाला होगा या नहीं होगा, या अगर हम एक स्टूडेंट्स का डेटा सेट लेते हैं कि क्या ये स्टूडेंट पास होगा या पास नहीं होगा, तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बनाने हैं। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि हम किस प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगे हैं, हम किस प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई करने लगे हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप है। यहां पर मैं एक और आपको चीज क्लियर कर दूं, बेटा आपकी बुक ने
ये जो जितने भी स्टेप्स बताए हैं इनको बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। डिटेल से मुराद मैं ये ले रहा हूं, थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा चीजें बताई हुई हैं। जब हम प्रैक्टिकली चीजें करते हैं तो वो डिटेल उतनी नहीं होती जितनी आपकी बुक ने की हुई है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन ही प्रैक्टिकली है कि हमने किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। तो आप भी इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। यानी कि अभी मैंने क्या बताया कि स्टेप 1 हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ यही चीजें हैं और इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। सेकंड हमारे पास है कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम उसके रिलेटेड डेटा इकट्ठा करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड्स के अंदर हम सर्वे के जरिए से भी अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर वो माइंड में रखना है कि हमने एक पेशेंट जो है वो कैंसर वाला है या नहीं है, उसके लिए तो हम बहुत सारे पेशेंट का डेटा इकट्ठा करेंगे। तो हम किसके जरिए से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं? हम पिछली हिस्ट्री को उठाना चाह रहे हैं कि अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट था तो उसको किस तरह के सिम्टम्स थे, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसको कहां से ये बात स्टार्ट हुई थी, उसको कैसे पता चला था। तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर हम डिफरेंट पेशेंट्स का सर्वे करेंगे और उनसे जो है वो उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। कैंसर वाली वार्ड में चले जाएंगे और वहां पर हर तरह के कैंसर का पेशेंट होगा तो हम उससे क्वेश्चन करेंगे, सर्वे करके हम जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इंटरव्यूज, हम डॉक्टर्स का इंटरव्यू करेंगे कि भाई जब आपके पास पेशेंट आता है और अभी आपको पता नहीं चलता कि ये कैंसरस का पेशेंट है या नहीं है, तो आप कहां से अपनी बात को चेक करना स्टार्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट शुरू करवाते हैं, क्या क्या चीजें जो है वो आपके सामने आती हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये कैंसरस का पेशेंट होगा। तो हम इंटरव्यू के जरिए से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। विजिट, साइट्स विजिट, अगर हमें स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है तो हम कॉलेज में चले जाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज के अंदर चले जाएंगे, हम टीचर से डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर हमने किसी टाउन का डेटा कलेक्ट करना है तो हम उस कम्युनिटी के अंदर चले जाएंगे। दिस इज द विजिट साइट ऑनलाइन। इसके अलावा अब हमारे पास डेटा ये तो हमारे पास हो गए जो हम फिजिकली खुद काम कर सकते हैं। अब एक्चुअली जब हम मॉडल ट्रेनिंग की बात करते हैं, डेटा साइंस की एक्चुअली बात करते हैं, तो वहां पर हमें बहुत सारा डेटा जो है वो ये नहीं है कि हमने हर तरह के प्रॉब्लम के लिए डेटा इकट्ठा करना चले जाना है। नो नो, हमारे पास डेटा सेट के डिफरेंट सोर्सेज हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हैं। ऑनलाइन डेटा सेट हमारे पास, हर तरह का ऑनलाइन डेटा सेट इस वक्त हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा सोर्स कौन है? कैगल। कैगल एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप हर तरह का डेटा सेट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आईओटी। आईओटी क्या चीज है? अगर फॉर एग्जांपल हमने जो अपने बॉडी के साथ सेंसर लगाए होते हैं या कैमरा जो है, या इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रैफिक के चलान, ई चलान का जो होता है वो कहां से होता है? वो कैमरा डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये नंबर प्लेट जो है वो इनवैलिड है या इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। दैट इज आईओटी। कैमरा, सेंसर और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें होती हैं। हमारे पास हेडफोन, माइक, ये वो सारा कुछ, ये आईओटी डिवाइसेस हैं जो कि हमें डेटा कलेक्ट करवा रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास वेब स्क्रैपिंग। अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कलेक्ट करना है तो लाजमी तौर पर नहीं है कि हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है, बल्कि हम उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और उनकी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करेंगे। वेबसाइट के ऊपर जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड चीजें पड़ी होती हैं उनसे मीनिंगफुल इनसाइट्स को कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द वेब स्क्रैपिंग। आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज आईओटी, व्हाट इज ऑनलाइन डेटा, व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग। सो यू कैन डिफाइन व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग, कि किसी भी वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करके उससे इंटरप्रेट करना या उससे मीनिंगफुल इनसाइट्स कलेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड द वेब स्क्रैपिंग। तो ये है जी, हम हर तरह का मॉडल को बनाने के लिए क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आपसे क्यों पूछे डेटा कलेक्शन मेथड कौन से हैं, तो आप ये सर्वे, इंटरव्यूज और साइट विजिट्स लिख सकते हैं। आपसे क्यों पूछे कि डेटा सोर्स कौन से हैं ऑनलाइन, तो आप सबसे बड़ा ऑनलाइन डेटा सोर्स हमारे पास कौन सा है? कैगल। मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, कैगल एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हर तरह का डेटा सेट जो है वो पड़ा होता है। इसी तरीके से हम अपना डेटा सेट खुद भी जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं ये सारी चीजें इस्तेमाल करके। उसके बाद आईओटी से भी डेटा आ सकता है और वेब स्क्रैपिंग में हमारे ऑनलाइन डेटा अवेलेबिलिटी है। हम ये डेटा सेट सोर्स सिलेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले बात है, हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि जो भी हम डेटा सेट सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा रिलायबल होना चाहिए, सोर्स रिलायबल होना चाहिए और उसका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए।
उसके बाद रेलिवेंट होना चाहिए, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास ट्रस्ट प्लेस होनी चाहिए जहां से हम डेटा, और उसके बाद वैलिडेट डेटा होना चाहिए। ये ना हो कि हम डेटा जो है वो 2026 में अगर हम देखें कि 2026 के अंदर कौन सी डाइजीज जो है वो सबसे ज्यादा फैल सकती है, तो ये ना हो कि हम 2020 का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग इन 2026। और अगर हम आज के टाइम के अंदर फास्ट फूड का कोई बात करना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा फास्ट फूड खाया जाता है, तो हम ये नहीं है कि हम 2015 या 10 वाला डेटा जो है वो कलेक्ट करके वहां पर ले आएंगे। नो, हमने करंट डेटा सेट के ऊपर डिस्कशन करनी होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द वैलिडेशन, यानी कि वैलिडेट डेटा होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा सोर्स सिलेक्शन, तो फिर आप ये वाला कि वो वाला सोर्स रिलायबल, एक्यूरेट, रेलेवेंट, ट्रस्ट बेस्ड और वैलिडेट सोर्स होना चाहिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ओके, तीसरी हमारे पास एक्सेसिंग डेटा क्वालिटी एंड बायस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मॉडल ट्रेन के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि जहां से भी हम डेटा, चाहे वो हमारा खुद का मेथड हो या चाहे हम ऑनलाइन कर रहे हो, भाई डेटा सेट जो हमने कलेक्ट किया है वो कंप्लीट है या वो कंप्लीट नहीं है, दैट इज एक्सेसिंग डेटा क्वालिटी। फिर करेक्ट है, वो डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो ठीक है या ठीक नहीं है। हो सकता है कि सोर्स बड़ा ही ट्रस्टी है लेकिन उसका डेटा करेक्ट नहीं है, तो हमने उसकी करेक्टनेस भी चेक करनी होती है। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जो आपने मॉडल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट का हम बात करें, तो क्या जो डेटा सेट है वो आपका 50% कैंसर वाले पेशेंट्स का होना चाहिए और 50% उनका होना चाहिए जो कैंसर वाले नहीं हैं। ये ना हो कि आपका डेटा सेट फॉर एग्जांपल जिसके अंदर जो है वो 500% का आपने डेटा कलेक्ट किया और बाद में आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो 400 कैंसर वाले पेशेंट थे और 100 जो है वो नॉट कैंसर वाले पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर लिया। तो अब आपका जो मॉडल ट्रेन होगा, जब आप इसकी चीजें चेक करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये बाइसनेस आ जाएगी, क्योंकि वो मॉडल किसके ऊपर ट्रेन हुआ है, वो तो 400 कैंसर वाले डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है। ये बिल्कुल एग्जांपल इसी तरीके से है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो सारा दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ता है और शाम को 1 घंटा किसी तीसरे सब्जेक्ट को देता है, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा उस बच्चे का रिजल्ट किसके अंदर अच्छा आएगा, वो जो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा था सारा दिन। तो दिस इज द सेम एग्जांपल कि आपका मॉडल में ट्रेन होना है, तो जिस डेटा के ऊपर ज्यादा ट्रेनिंग होगी उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। लिहाजा आपका डेटा डिस्पर्स नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी जो रेशो होनी चाहिए कैंसर और नॉट कैंसर वाली वो बिल्कुल 50-50 होनी चाहिए, तो फिर वो अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि 55 और 45 इतनी तो तकरीबन चल सकती है डिस्पर्शन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपके 90-10 वाला कोई क्वेश्चन आ गया। दिस इज द डिस्पर्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या पैदा होगी, इससे बाइसनेस पैदा होगी, आपका डेटा अच्छा नहीं जो है वो डिटेक्शन होगी, डाटा एनालिसिस अच्छा नहीं होगा। ये हमारे पास है जी कलेक्शन ऑफ द डेटा। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा सोर्स, वैलिडेशन, सिलेक्शन एंड एक्सेसिंग द डेटा क्वालिटी एंड बायस। तो ये भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दिया जा सकता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर डिटेल के अंदर नोट लिखें, तो ये 3 पॉइंट्स आप इसके ऊपर लिखेंगे। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 3। अब तक हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, कलेक्शन ऑफ द डेटा को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो फिर हमें उसकी क्लीनिंग और वैलिडेशन चेक करनी है, उसको क्लीन करना है। हम क्लीन क्यों करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, हमारे पास जो डेटा आता है उसके अंदर एरर्स भी हो सकते हैं, उसके मिसिंग वैल्यूज भी हो सकती हैं, रॉन्ग एंट्रीज भी हो सकती हैं, डुप्लीकेट भी हो सकता है, आउटलायर्स भी हो सकते हैं। आउटलायर से क्या मुराद है, अनएक्सपेक्टेड चीजें बीच में आ जाए या आउट ऑफ रेंज कुछ चीजें इंक्लूड हो जाए, दैट आर कॉल्ड आउटलायर्स। वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ये आउटलायर्स और डुप्लीकेट मतलब कि बार बार रिपीट हो जाए डाटा। फॉर एग्जांपल मैंने ये आपकी बुक में से एक डेटा लिया हुआ है, यहां पर देखें ये एक हमें, अच्छा ये 2 तरह का हमें डेटा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जितनी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, और दूसरा हमारे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हम जब भी टेबल फॉर्मेट के अंदर जो डेटा देखेंगे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा,
और हमारा जितना भी काम हो रहा है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर रहे हैं, हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात नहीं कर रहे। अनस्ट्रक्चर्ड से मुराद कौन सा डेटा होता है? जो इमेजेस से डेटा आ रहा होता है, जो वीडियो से डेटा आ रहा होता है, ऑडियो से जो डेटा आ रहा होता है। और जेसन की फाइल के अंदर कभी भी आपको डेटा मिले वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, और एक्सेल की शीट के अंदर, सीएसवी की शीट के अंदर जो भी आपका डेटा होगा वो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। और हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर रहे हैं। तो ये देखें, ये आपको एक टेबल फॉर्मेट के अंदर मिला। यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट के नेम है, ये उनकी फेवरेट स्पोर्ट दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और स्टडी आवर्स के बारे में डिस्कशन की गई है। तो अब यहाँ पर देखें कि पहले स्टूडेंट का तो कंप्लीट है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट की स्टडी आवर्स मिस है, उसने मिस कर दिए अपना फॉर्म फिल करते वक्त। इसी तरीके से ये जहां पर ब्लैंक है तो इससे मुराद है कि वो स्टूडेंट ने मिसिंग कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड द मिसिंग डेटा। डाटा मिस है, हम उसके ऊपर डिसीजन नहीं अच्छा कर सकते उस स्टूडेंट के मुतालिक। ऑन द सेम वे एरर, इस यहां पर स्टूडेंट यूज्ड फ्रीक्वेंसी डेली वीकली के लिहाज से लिखनी थी, लेकिन उसने डिजिट डाल दिया। दिस इज द एरर और द रॉन्ग एंट्री। इसी तरीके से यहां पर स्टडी आवर लिखना था कि स्टडी वो कब करता है, किस टाइम में स्टडी करता है, उसने डाल दी साइंस कि उस टाइम स्टडी करता है, तो दिस इज द रॉन्ग एंट्री। इसी तरीके से अगर ये सारा सना का डेटा है तो दोबारा भी सना का डेटा आ जाए तो दिस इज कॉल्ड द डुप्लीकेशन। तो हमारे पास जब डेटा किसी भी सोर्स से डेटा आता है तो उसके अंदर ये वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस वजह से क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको मैंने अभी बताया कि क्यों हम क्लीनिंग करते हैं, ये रीजन। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि भाई क्लीनिंग करते कैसे हैं? डेटा क्लीनिंग मेथड्स क्या हैं जो डेटा को क्लीन करेंगे? सबसे पहले हमने किस तरीके से, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन मेथड्स हैं उनके बारे में बताता हूं। हैंडल द मिसिंग वैल्यूज, ये सबसे पहला तरीका है कि हम डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, कि जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हैंडल करते हैं। उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं? हमारे पास स्टैट्स होती है जिसके अंदर हम मीन ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंस वैल्यू ले लेते हैं, या सबसे अच्छी बात जो होती है कि आप उसका मीडियन ले लें। मीडियन होती है दरमियान वाली वैल्यू, वो आपको डेटा की रेंज से दरमियान से निकाल कर दे, तो वो आप उस मेथड से आप मिसिंग वैल्यू जो है वो कर, यानी कि अगर मैं डिटेल के अंदर जाऊं तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सेकेंड, रिमूव द डुप्लीकेट। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू मिले उसको आप डेटा से रिमूव कर दें। तीसरे नंबर पर अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक है, जिस तरीके से यहां पर फुटबॉल बॉल का स्पेलिंग गलत आ गए, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसको खुद से ठीक कर लें। तो बहुत सारे मेथड हैं कि आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डेटा ही 1000 लाइन्स का है तो आप इन चीजों को कैसे ढूंढेंगे? फिर हम पर्सनली या मैन्युअली काम नहीं करते, फिर हमारे पास एक लैंग्वेज है दैट इज पाइथन। पाइथन के अंदर हम जाकर इसको जो है वो सारे काम इजीली कर सकते हैं। हम कोड के जरिए से ये सारा काम कर सकते हैं। एक छोटा सा लाइन का कोड लिखेंगे तो हमारा मिसिंग वैल्यूज खत्म हो जाएगी। एक कोड लिखेंगे हमारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। एक कोड की लाइन लिखेंगे हमारे स्पेलिंग्स ठीक हो जाएंगे। सो हमारा कोड क्या करेगा? इस तरह की चीजों को हैंडल करेगा अगर हमारे पास डेटा जो है वो बड़ा हो जाता है। और अगर हमारे पास 5, 10, 15, 20 लाइनें हैं तो हम उसको काम कर सकते हैं। फिर ये आपकी बुक ने बताया नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड स्केलर या हॉट इनकोडिंग। बेटा याद रखना है कि जो मशीन है यानी कि कंप्यूटर, एक्चुअली ये हिंसों के ऊपर काम करता है। इसको आपके इस अली अहमद सारा इससे कोई लेना देना नहीं है, या क्रिकेट, इसको कोई समझ नहीं आती ये क्या चीजें हैं। इसको तो सिर्फ 0 और 1 की समझ आती है। लिहाजा जो हमारे पास डेटा होता है इस तरह का, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा को हमने क्या कन्वर्ट करना होता है? हमने कन्वर्ट करना होता है वो 0, 1 की फॉर्म में। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द वन इन हॉट इनकोडिंग। इनकोडिंग बोलते हैं। स्केलर्स क्या हैं? अगर फॉर एग्जांपल कुछ डेटा आ रहा है जो कि हमारे पास इस रेंज में आ रहा है, 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह की रेंज में आ रहा है, और साथ ही एक और कॉलम बना हुआ है जिसका डेटा जो है वो मिलियंस में आ रहा है। फॉर एग्जांपल 5 मिलियंस, 10 मिलियंस, 15 मिलियंस इस तरह करके आ रहा है। तो इस डेटा और इस डेटा का आपस में बड़ा डिफरेंस है, तो फिर इसके ऊपर मॉडल अच्छा नहीं चलेगा, इसके ऊपर एनालिसिस अच्छा नहीं होगा। लिहाजा फिर हम क्या करेंगे? हम उसको स्टैंडर्ड स्केलर्स कराएंगे, यानी कि इनको आपस में जोड़ेंगे डेटा को कि ये एक दूसरे के रेंज में करीब आ जाए।
तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। तो दिस इज डेटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। ये वैलिडेशन के स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। स्टैंडर्ड स्केलर्स अप्लाई करते हैं और इनकोडिंग करते हैं, ठीक है जी। क्लीनिंग एंड वैलिडेशन ये तीसरा स्टेप है जो आपकी बुक ने डिस्कस किया हुआ है।